कैसे हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि इस कोरोना काल में आप सभी लोग घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो हम लोगों की जो CHSL एग्जाम के लिए जीके की प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, आज उसका ये 16वां सेट है, जिसमें हम लोग पिछले सेट की तरह 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको ये बता दें कि ये सीरीज चल रही है, ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें आप सीखने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी जाती है वहाँ पर आप इसको अपने आप को एनालिसिस भी कर सकते हैं कि हम लोग कितना सीख रहे हैं और कितना उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो आपको हमेशा की तरह वीडियो देखिए और देखने के बाद तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जा करके इस ऑनलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और अपने आप के स्कोर को देखिए। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, भारत, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। तो आपको बता दें कि जो हाल ही में जो सूची जारी की गई थी किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, तो उसमें 115 देशों की सूची जारी की गई थी जिसमें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 के बारे में बताया गया था। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग रही है वो 76वीं रही है और जबकि ये पिछले साल रैंकिंग कितनी थी, 78वीं थी। तो यानी कि ये पिछले साल से 2 अंक अब सुधर गई है ये वाली रैंकिंग। ठीक है, अब आपको यहाँ से ये पूछा गया है कि पहले स्थान पर कौन सा है। तो जो पिछली साल रैंकिंग जारी हुई थी 2018 में, उसमें भी जो भारत जो रैंकिंग थी पहले स्थान पर वो स्वीडन की थी और इस बार भी स्वीडन कैसे स्थान पर आया, पहले स्थान पर आया है। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपके यहाँ से पहले स्थान पर पूछा गया था और ये जारी कौन करता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नॉर्वे की राजधानी कौन सी है। 4 ऑप्शन है, ओस्लो, कंपाला और युगांडा। तो आपको बता दें जो नॉर्वे की राजधानी है वो है आपकी ओस्लो, यानी कि ऑप्शन ए हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और नॉर्वे की जो मुद्रा है वो है नॉर्वेयन क्रॉन। आप इसको मैप में देख सकते हैं, ये कहाँ पे पड़ता है ये वाला देश, तो ये आपका यहाँ पे पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब वहाँ के जो वर्तमान में हेड है सरकार, गवर्नमेंट है, वो है इरना सोलबर की, जो 2013 से वहाँ पे गवर्नमेंट को संभाल रही हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है। और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 124, आर्टिकल 214 और आर्टिकल 324। तो आपको बता दें जो निर्वाचन आयोग है ये आपके आर्टिकल 324 में है और वर्तमान में जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा जी हैं। अब आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देते हैं कि तो निर्वाचन आयोग में 3 मुख्य लोग होते हैं, एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, और 2 होते हैं आपके चुनाव आयुक्त। ठीक है, अब इसकी जो और जानकारी है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आर्टिकल 324 से लेकर 319 तक चुनाव आयोग के सदस्यों और शक्तियों का वर्णन किया गया है। और 324 में जैसे कि बताया गया है कि चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित जो दायित्व होते हैं, निर्देशन होते हैं, वो 324 में है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष की मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान 325 में है। लोकसभा में प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये 326 में है। विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति 327 में है। किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति ये 328 में है। और चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए जो बार है वो 329 में है। तो पूरा 324 से लेकर 329 तक जितने भी आपके आर्टिकल बनते हैं निर्वाचन आयोग से संबंध में वो मैंने पूरे तरीके से आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। और इसकी जो संरचना है देखिए, निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्य यानी कि 3 सदस्य बना दिया गया। और तब से आप देख पा रहे हैं 1-2 चुनाव आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, थोरियम, यूरेनियम, रेडियम और एल्यूमिनियम। तो जो पिच ब्लेंड अयस्क है ये है आपका यूरेनियम का। किसका अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब यूरेनियम के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आप ये देख पा रहे होंगे और इसका जो चिन्ह है जो आवर्त सारणी में होता है वो यू है। इसका परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर 92 है। ठीक है, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1789 ईस्वी में मार्टिन हेनरिक क्लैरप्रोथ के द्वारा की गई थी। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारा कैसा, ऑप्शन बी हमारा कैसा है, करेक्ट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर पुस्तकों में किसके भाषणों का संग्रह है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू और बराक ओबामा। तो आपको बता दें जो द रिपब्लिकन एथिक ये हमारे जो हाल ही में जो आपके राष्ट्रपति महोदय हैं श्री रामनाथ कोविंद, उनके जो स्वर हैं, उनके जो भाषण हैं, उनका संग्रह इस बुक में किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चार मीनार कहाँ स्थित है। और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, दिल्ली, आगरा, हैदराबाद या फतेहपुर सीकरी। तो आपको सभी को पता होगा कि चार मीनार आपकी हैदराबाद में स्थित है। अब इसके इतिहास के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं
कि देखो इसकी जो निर्माण हुआ था वो 1591 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो खास बात है वो ये है, मील का पत्थर विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। आपसे मील का पत्थर संबंध पूछा जाए कहाँ से है तो हैदराबाद से है, ये आप बता सकते हैं। दूसरा इतिहास इसका ये है, चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में कुतुब शाही वंश के पांचवें जो शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। आपको बता दें कि जब इन्होंने अपनी राजधानी गोलकुंडा को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया था तब कुली कुतुब शाह ने भारत की इस शानदार कृति का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसका निर्माण कराया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कब कराया था? 1591 ईस्वी में कराया था। कहाँ कराया था? हैदराबाद में कराया था। तो ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, कौन होता है? चार ऑप्शन है, महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता या वित्त मंत्री। तो जो प्रथम विधि अधिकारी होता है ये होते हैं आपके महान्यायवादी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो आर्टिकल 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। और इसका काम क्या होता है? ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के प्रमुख वकील होता है। महान्यायवादी भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है। ओके दोस्तों, ठीक है। और वर्तमान में हमारे जो महान्यायवादी हैं वो है के वेणुगोपाल, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत और नेपाल के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? चार ऑप्शन है हमारे पास, सूर्य किरण, मित्र शक्ति, संप्रति और कैबरे। तो जो आपको बता दें, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, इसका नाम था सूर्य किरण। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नेपाल के बारे में बता दें, जानते हैं हमारा पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी काठमांडू है और वर्तमान में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को कितने वर्ष तक 5 लाख की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी? हमारे पास चार ऑप्शन है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष। तो आपको बता दें, हाल ही में जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे गुवाहाटी में, जो कि असम राज्य की राजधानी है, तो वहाँ पे इस जो हुआ था ये आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो वहाँ पे जितने प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको 5 लाख की वार्षिक सहायता 7 वर्ष तक प्रदान की जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो आप ये फोटो में देख पा रहे होंगे, तो पर्वत एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि एंडीज पर्वतमाला ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और इसके बारे में और जान लीजिए। ठीक है, ये एंडीज देखो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। कुल मिलाकर यह पर्वतमाला 7000 किलोमीटर तक चलती है और लगभग 200 किलोमीटर की औसत चौड़ाई रखती है। और इस पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको यहाँ पे देखने थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? चार ऑप्शन है, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि वेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इनका जो इंग्लिश नाम होता है उसमें डब्ल्यू आता है, लेकिन इनको पढ़ा उमेश चंद्र बनर्जी जाता है। डब्ल्यू इनके नाम में साइलेंट होता है, इसलिए आप कंफ्यूजन ना होना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहला सत्र हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। इनका जन्म 29 दिसंबर 1844 को कोलकाता में हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी वो 21 जुलाई 1906 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर आपके 12 की तरफ। 12 नवंबर 2019 विश्व निमोनिया दिवस की थीम क्या थी? चार ऑप्शन है, लंग्स केयर फॉर एवरीवन, हेल्दी लंग्स फॉर ऑल, कोल्ड बिहाइंड कफ और नन ऑफ दिस। तो आपको बता दें, जो वर्ल्ड निमोनिया डे 2019 में मनाया गया था, जो कि हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है, इस 2019 की थीम थी हेल्दी लंग्स फॉर ऑल। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, जूडो, क्रिकेट, बिलियर्ड या गोल्फ। तो आपको पता होगा, जितने भी लोग क्रिकेट के प्रेमी हैं उनको पता होगा चाइना मैन क्या होता है। तो हमारे जो एक क्रिकेटर है, फेमस बॉलर हैं, जिनका नाम है कुलदीप यादव, ये चाइना मैन बॉलिंग करते हैं। तो जो चाइना मैन शब्द है ये क्रिकेट से संबंधित है। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि आखिर ये चाइना मैन बॉलिंग होती क्या है, तो आपको इसके बारे में बता देते हैं। क्रिकेट में चाइना मैन बॉलिंग एक ऐसी गेंद है जो एक बाएं हाथ के स्पिनर के द्वारा डाली जाती है, यानी कि वो लेफ्ट हैंडर स्पिनर होगा। यह गेंद टिप पड़ने के बाद सीधे हाथ के बल्लेबाज की तरफ अंदर की तरफ और उल्टे हाथ के बल्लेबाज की तरफ बाहर की तरफ टर्न होती है। यह सीधे हाथ के बल्लेबाज द्वारा कलाई के द्वारा मदद से डाली जाने वाली गेंद के मुकाबले एकदम उल्टी गेंद होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका चाइना मैन बॉलिंग कहलाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने शुरू करवाया था? इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, धर्मपाल, कुमारगुप्त, अशोक या चाणक्य। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसकी जो आधारशिला रखी थी वो रखी थी सम्राट अशोक ने, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको। और यदि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सम्राट अशोक जो नालंदा बिहार है उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो भी सम्राट अशोक ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक किसे कहा जाता है? हमारे लिए इसके पास 4 ऑप्शन है, सतीश धवन, विक्रम साराभाई, होमी भाभा या एएस किरण कुमार। तो जो अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, खिज्र खान ने कौन सा राजवंश प्रारंभ किया था? 4 ऑप्शन है, सैयद वंश, लोधी वंश, राजपूत वंश या खिलजी वंश। तो खिज्र खान, तो आप देख पा रहे होंगे खिज्र खान जो थे इन्होंने सैयद वंश के संस्थापक थे और इन्होंने सैयद वंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इनके बारे में और जान लीजिए। वो फिरोज शाह तुगलक के अमीर मालिक मर्दान दौलात के दत्तक पुत्र सुलेमान के पुत्र थे। तो काफ़ी डिटेल्ड जानकारी है आपके सामने। तैमूर ने वापस लौटते समय उन्हें रैयत आला की उपाधि के साथ मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। तो खिज्र खान ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 17, भारत के सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रख दिया है? 4 ऑप्शन है, वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत माता एक्सप्रेस, स्वदेश एक्सप्रेस या वंदे मातरम एक्सप्रेस। ये जो रेलगाड़ी है इसका नाम बहुत ही न्यूज में चर्चा में रहा है, तो ये है आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ऑप्शन ए हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, किस क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको बता दें कि जो मूर्ति देवी पुरस्कार है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, तो ऑप्शन ए हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में आप जानकारी देख सकते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और वाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है और इसकी शुरुआत हुई थी वो 1983 ईस्वी में की गई थी। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किसे एलआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो एलआईसी के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं ये हैं श्री एमआर कुमार। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 4 ऑप्शन है, 22 इंच, 25 इंच, 28 इंच या 30 इंच। तो आप यहाँ पे फोटो में जैसे कि देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है? ये भूमि है, यहाँ पे ये सरफेस है और ये आपके विकेट्स हैं। तो ये जो ऊंचाई देख पा रहे हैं ये कितनी है? यहाँ पे 28 इंच है। कितना लिखा हुआ है? 28 इंच लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यदि कभी कभी 27 इंच के आसपास भी यदि ये डाटा आता है ऑप्शन में, तब भी आपको यही टिक 27 इंच के आसपास वाला डाटा ही टिक करना है, क्योंकि ये हाइट पॉइंट में कुछ सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। किसे हिंदुस्तानी फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है? पोशाक डिजाइन जिसको कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी कहते हैं। 4 ऑप्शन है, रितु बेरी, नीता लूला, मनीष मल्होत्रा और भानी अथैया। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ऑस्कर अवार्ड मिला था, जो फिल्म थी गांधी में जो डिजाइनिंग के लिए, जो पोशाक डिजाइनिंग के लिए, तो वो मिला है भानु अथैया को। तो ऑप्शन डी हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। माउस का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन है, जॉन बेकर, चार्ल्स बेब्स, डॉगलस इंजलवर्ट या साइमन क्लिंटन। तो जो माउस का इन्वेंशन किया था ये किया था डॉगलस इंजलवर्ट ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1925 को और डेथ हुई थी 2 जुलाई 2013 में। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दुनिया के सबसे छोटे व्यक्ति जिनकी हाइट मात्र 67.08 सेंटीमीटर थी का निधन हो गया है, वो किस देश के थे? 4 ऑप्शन है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या जर्मनी। ठीक है, तो इनका नाम था चंद्र बहादुर दंगी, जो कि नेपाल से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना रहा है? 3.3%, 3.8%, 2.4% या 2.3%। तो जो घाटा रहा है, राजकोषीय घाटा रहा है, वो रहा है 3.8%। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ये डाटा आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अब तक सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? 4 ऑप्शन है, निर्मला सीतारमण, प्रणब मुखर्जी, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो 10 बार तक अभी आपका बजट पेश कर चुके थे, वो है श्री मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अधिक बजट पेश करने वाले इंसान कौन थे, तो वो थे श्री मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट को पेश किया। तो आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी टेस्ट को लगाने की लिंक दी गई है। टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आपका स्कोर कितना होता है। वो वीडियो आपको वास्तव में पसंद आई हो तो और दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेट 17 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।